हेलो स्टूडेंट्स, हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हमने पढ़ना फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो ओवा फार्मेशन होती है फीमेल ही बॉडी में, ये साइक्लिक एक्टिविटी है जो मंथली होती है। हर महीने में एक ओवा जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये पीरियोडिकली एक इवेंट होते हैं जो फीमेल ही बॉडी में ओवरी में और यूट्रस में होते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन है बेटा, द मंथली सीरीज ऑफ हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस इन वुमेन बॉडी, यानी जो औरत के जिस्म में तब्दीलियां आती हैं, चाहे वो जिस्मानी लिहाज से चेंजेस आए या हार्मोनल चेंजेस आए। हार्मोनल या फिर जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से जो मंथली रिपीट होती हैं तो उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये बेटा पीरियोडिकली शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, अगर तो स्पर्म आ जाए और वो फर्टिलाइज करें ओवा हो तो फिर प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी। फिर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ये स्टॉप करेगा और प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और 280 डेज यानी 9 मंथ की प्रेगनेंसी जो है वो शुरू रहेगी। अब अगर वापस स्पर्म नहीं आते तो वन मंथ कंप्लीट होने के बाद यानी 28 डेज के बाद जो एंडोमेट्रियम जो होती है ये शेड होना शुरू हो जाती है। शेडिंग होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है ये थ्रू विजाइना जो है वो बॉडी से पास आउट करवा दी जाती है। पूरे महीने में जो एंडोमेट्रियम वाल होती है ये थिक होती है, मोटी होती है फॉर कंसीव फीटस, यानी ज़ायगोट है कंसीव के लिए एंडोमेट्रियम हो मोटाई में इजाफा किया जाता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी शुरू नहीं होती, स्पर्म नहीं आते, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो फिर ये एंडोमेट्रियम ही वाल हो डिसइंटीग्रेट किया जाता है, तोड़ दिया जाता है और शेडिंग करवा है। इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स बनी हुई होती हैं उसे बॉडी से रिमूव करवाया जाता है। तो फीमेल ही बॉडी से रिमूव करवाना जो होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। तो ये मंथली एक्टिविटीज है और ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, ये जितनी भी साइक्लिक एक्टिविटीज हैं ये सारी ही सारी जो है वो हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेटा इस साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो होता है 28 डेज। जो एवरेज होता है वो 28 डेज होता है, लेकिन इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, यानी ये 28 से 30 या फिर 32 डेज पे भी चला जाता है और 28 से 25 डेज पे भी आ सकता है। ये इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स या फीमेल स्ट्रेस ले ले तो उस वजह से ये डेज जो है ये अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो एवरेज ये साइकिल है ये 28 डेज का होता है। और ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका ड्यूरेशन कितना है तो 28 डेज है। अब ये जो साइकिल है ये स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट जो होता है ये आफ्टर प्यूबर्टी, यानी फीमेल जब प्यूबर्टी एज में इंटर होती है तो तब ये उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर आप कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू होता है। इससे पहले oohonium जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से शुरू हुए थे और बिफोर बर्थ ये मिलियंस ऑफ oohonium जो है फीमेल ही बॉडी में प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब आफ्टर बर्थ और बिफोर प्यूबर्टी यानी जवानी से पहले और पैदाइश से बाद में जो वो oohonium होते हैं ये प्राइमरी oocyte में चेंज होते रहते हैं और वहां पे प्रोफेज 1 पे जाके ये स्टॉप कर जाते हैं। तो ये बिफोर 14 ईयर ये प्राइमरी oocyte बने हुए होते हैं। अब मिनार्च का मतलब है जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल ही बॉडी में, जब पहली दफा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उसे हम बोलते हैं मिनार्च। द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मिनार्च और ये 14 ईयर्स की एज में होता है। इसके बाद मीनोपॉज, मीनोपॉज होता है स्टॉप ऑफ ओवा प्रोडक्शन, यानी स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये मेनोपॉज कहलाता है और ये ओल्ड एज में ऑलमोस्ट 50 इयर्स ओल्ड जो वुमेन्स होती हैं उनमें ये होता है। तो उसके बाद ओवा ही जो प्रोडक्शन होती है वो स्टॉप हो जाती है और जो फीमेल होती है वो दोबारा फर्टाइल नहीं होती। अब फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फेज है प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज, नंबर 3 पे आ जाती है पोस्ट ओवुलेटरी फेज या ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज। अब नंबर 1 पे मेंस्ट्रुअल फेज होती है। मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है ये डे 1 से डे 5 है अंदर हम काउंट करते हैं। इस दौरान जो हार्मोन्स होते हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो 2 हार्मोन हैं ये उनका लेवल लो हो जाता है फीमेल ही बॉडी में। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है तो एफएसएच का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एफएसएच है जी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ओवरी पे आहे जो है वो एक्ट करता है। ओवरी पे जब एक्ट करता है एफएसएच तो यहाँ पर ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मैच्योर फॉलिकल्स बने और उन्हें अंदर से जो है वो ओवा रिलीज हो। जब एफएसएच रिलीज होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है, बुनियादी तौर पर जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है तो एंडोमेट्रियम की वाल जो होती है ये डिटैच होना शुरू हो जाती है। यानी जो पिछले साइकिल में जो पिछले माहवारी है जो साइकिल था उस दौरान जो एंडोमेट्रियम ही वाल की जो मोटाई में इजाफा हुआ था टू कंसीव फीटस, बेबी ही इम्प्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियम ही वाल डिवेलप हुई थी वो अब टूटना शुरू हो जाए ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जब एंडोमेट्रियम ही वाल डिटैच हो ही तो इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। अब ब्लड वेसल्स भी टूटे ही और ये एंडोमेट्रियम भी टूटे ही और ये सारे का सारा डेब्रस जो है ये ब्लीडिंग थ्रू विजाइना है थ्रू ये सारे का सारा डेब्रस जो है ये फीमेल ही बॉडी से रिमूव करवा दिया जाता है। इसमें डे 3 to 5 यानी 3 दिन जो होते हैं ये ज्यादा ब्लीडिंग होती है, वैसे हम इसे काउंट करते हैं डे 1 to 5। अब इसके बाद दूसरी जो फेज है वो है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज जो होता है ये हम ओवरी में जो चेंजेस आती हैं यानी ओवरी के अंदर जो फॉलिकल सेल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, उस बेस पे हम इसे नाम दे देते हैं फॉलिकुलर फेज। और वहां पे जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम ही वाल जो डेवलप होना शुरू हो जाती है, प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाती है, उस बेस पे हम इसे नाम दे देते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ये डे 6 to डे 14 है अंदर रहती है। अब होता ये है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स आते हैं, ये हार्मोन जो है वो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, वहां से ये रिलीज करवाते हैं एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिव हार्मोन। यहाँ पे हमने पहले बात कर ली जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है तो साथ में एफएसएच का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही एफएसएच का लेवल बढ़ता है तो वो फॉलिकल जो ओवरी के अंदर पड़े हुए होते हैं, प्राइमरी oocyte वाले पड़े हुए होते हैं, ये उन्हें फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू फॉर्म ओवा, तो ये ओवा ही प्रोडक्शन हो बढ़ाए। अब यहाँ पर जब एफएसएच एक्ट करता है तो वहां पर काफी सारे फॉलिकल सेल जो होते हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और ओवा प्रोडक्शन के लिए अपने अंदर तब्दीलियां लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब हर मंथ में एक ही ओवा रिलीज होना है, तो अब जब एक ही ओवा रिलीज होना है तो जितने भी फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं उन्हें दरमियान में कंपटीशन होता है, तो अल्टीमेटली एक ही फॉलिकल सेल जो होता है वो मैच्योर होता है, डेवलप होता है। बाकी जितने भी फॉलिकल सेल्स मैच्योर होने की तरफ जा रहे होते हैं
उन्हें वहीं पे डिसइंटीग्रेट करवाया जाता है और उसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीजिया, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रीजिया। अब जो उन फॉलिकल में से एक मैच्योर फॉलिकल डेवलप हो जाता है, अब वो जो फॉलिकल मैच्योर होता है, डेवलप होता है, उसका दूसरा नाम है ग्राफियन फॉलिकल, यानी जो मैच्योर हो जाता है उसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, जो मैच्योर हो जाता है, इससे पहले जो एफएसएच आया था ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से आया था, लेकिन अब ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर हुआ इसने सेक्रेट करना शुरू कर दिया एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इसके फंक्शन होते हैं 3। ये पहले नंबर पर तो एंडोमेट्रियम ही वाल जो है उसकी मोटाई में इजाफा करना शुरू करेगा। इससे पहले हमने कहा जहां पे एस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है वहां पे एंडोमेट्रियम जो है वो डिटैच होना शुरू हो जाती है। तो ये जब डिटैच होती है तो इसकी मोटाई में इजाफा होता है, तो वो दौराने प्रोलिफरेटिव फेज में इसमें मोटाई में इजाफा हो जाता है, उसके अंदर वैस्कुलराइज हो जाता है, यानी इसके अंदर ब्लड वेसल्स डेवलप करवाई जाती हैं। क्योंकि जब यूट्रस के अंदर फीटस ने इम्प्लांट होना है, बेबी ने इम्प्लांट होना है, तो उसने ब्लड लेना है फ्रॉम मैटरनल बॉडी, माँ की बॉडी से उसने ब्लड लेना है, तो वहां पर ब्लड वेसल्स डेवलप करवाई जाती हैं ताकि बेबी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन करवाई जाए। इससे जो यूट्रस की जो इनर वॉल होती है उसमें वेलवेटी अपीयरेंस आती है। उसके बाद जो सर्वाइकल म्यूकस, जहां पे यूट्रस की ओपनिंग होती है उसमें सर्वाइकल रीजन जो होता है, सर्वाइकल कैनाल जो होती है, वहां पे हाइमन है, साथ साथ म्यूकस भी होती है। ये म्यूकस एक थिक बैंड ही सूरत में होती है जो इसे ब्लॉक किया होता है उसने यूट्रस का रास्ता। तो जैसे ही एस्ट्रोजन आया है ये उस म्यूकस को थिन करना शुरू करेगी। जब म्यूकस थिन होगी तो उससे ट्रांसफर ऑफ स्पर्म में आसानी हो जाती है। अगर ये थिन ना हो और ये थिक रहे तो ये कभी भी स्पर्म हो यूट्रस में इंटर नहीं होने देती, तो इसे थिन करवाया जाता है। उसके बाद एस्ट्रोजन जैसे ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे नेगेटिव फीडबैक भेज देता है। इसका मतलब है ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को बताता है अब आप एफएसएच की रिलीज को बंद करें, क्योंकि अब मैच्योर फॉलिकल डेवलप हो चुका है और उसने एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर दिया। अब मजीद जो फॉलिकल हैं वो इस माह में डेवलप नहीं होने चाहिए, तो उस वजह से एफएसएच का लेवल जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही एफएसएच का लेवल लो होता है साथ में ही वो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को मैसेज भेज देता है कि अपने अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है उसे हाई करो। तो डे 6 से जो है वो एफएसएच का लेवल लो होना शुरू हो जाता है और 6 डे से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है ये हाई होनी शुरू हो जाती है। तो ये डे 13 पे जाके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो अपने अरूज पे होती है। सबसे ज्यादा जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो चुका होता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है दो फंक्शन है, एक तो ये है कि डे 13 पे इसकी कंसंट्रेशन सबसे हाई होती है और डे 14 पे जाके ये ओवुलेशन करवा देता है। ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवा, यानी ओवम जो होता है वो रिलीज हो जाता है मैच्योर फॉलिकल से, रिलीज ऑफ ओवा, इसे हम बोलते हैं ओवुलेशन। और ये लेस देन 5 मिनट में ये प्रोसेस हो जाता है, यानी ओवुलेशन का जो प्रोसेस है ये लेस देन 5 मिनट्स में हो जाता है। अब जब ये रिलीज हो जाता है ये प्राइमरी यानी ग्राफियन फॉलिकल में से जो सेकेंडरी oocyte होता है वो रिलीज हो जाता है। तो सेकेंडरी oocyte है रिलीज होने के बाद पीछे जो स्ट्रक्चर बनता है जो वो पीछे बच जाता है ग्राफियन फॉलिकल की जो कवरिंग होती है वो येलोविश बॉडी कहलाती है। ये येलो कलर ही होती है और इसका नाम है कार्पस ल्यूटियम।
कार्पस ल्यूटियम है फंक्शन है एस्ट्रोजन रिलीज करना और प्रोजेस्टेरॉन है लेवल बढ़ाना। जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ओवुलेशन हो जाती है डे 14 पे, तो ये डे 14 भी जो है ये एमसीक्यू आया हुआ है, ओवुलेशन कब होती है, तो ये डे 14 पे होती है। कार्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इनमें इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। जो है अब जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है चांस बढ़ जाते हैं। अगर स्पर्म है तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा और प्रेगनेंसी शुरू होगी, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है। अगर किसी भी लेवल पर जाके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होता है तो मिसकैरेज के चांस होते हैं। तो अब ये ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो ओवुलेशन में मदद देता है। ओवुलेशन है रिलीज ऑफ ओवा। अब सेक्रेटरी फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज जो है वो हम कंसीडर करते हैं डे 15 टू डे 18। यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज हो रहा है और एस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी एंड मेंटेनेंस। ये एक तो यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है और फिर प्रेगनेंसी ही मेंटेनेंस भी इसी के जिम्मे है। इसके बाद एस्ट्रोजन जो है ये इसे मजीद वेस्कुलराइज करना शुरू कर देता है, एंडोमेट्रियम ही वाल हो। अब एंडोमेट्रियम ही जो वाल होती है ये इससे पहले ग्राफियन फॉलिकल जब एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था तो उस दौरान भी वेस्कुलराइजेशन हो रही थी, उसमें ब्लड वेसल डेवलप हो रही थी। लेकिन अब जो है वो प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा है, तो अब एस्ट्रोजन जो है ये इसे मजीद वेस्कुलराइज करेगा, ब्लड वेसल है वो बढ़ाएगा ताकि बेबी में और मदर में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी मेंटेनेंस हो। अब यूट्राइन ग्लैंड जो होते हैं, जो यूट्रस के वाल है अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वो सक्रीट करते हैं ग्लाइकोजन और न्यूट्रिएंट्स टू सस्टेन एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो सस्टेन हो, उसके अंदर डेवलपमेंट हो, वो फीटस में और फिर डेवलपमेंट हो है बेबी में कन्वर्ट होने के लिए उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और ग्लाइकोजन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो पहले हाई लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, जिसने अब हाई लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कार्पस ल्यूटियम है स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। जब कार्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज ही कार्पस ल्यूटियम से हो रही होती है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये लेवल में लो होना शुरू होता है। जब लो लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है तो यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर जो होता है वो मेंटेन नहीं रहता, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट होगा तो फौरन से ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लेवल प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लो होता है ये फौरन से पॉजिटिव फीडबैक भेज देता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हो, लेवल ऑफ FSH को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज हो, और दोबारा साइकिल जो होता है ये मेंस्ट्रुअल फेज में 28 डेज के बाद जब फर्स्ट डे पे आएगा तो मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटा लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन था, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन था, हाई लेवल ऑफ FSH था। तो यहाँ पर ये शराइत पाई जा रही है, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और हाई लेवल ऑफ FSH। इससे जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है यहाँ पे जो वास्कुलराइजेशन हुई है, थिकनेस में इजाफा हुआ है, वो अब डिटैच होगा और वो मेंस्ट्रुअल फेज जो फ्लो है वो थ्रू वजाइना फीमेल ही बॉडी से रिलीज करवा दिया जाएगा।
अब यहाँ पर एस्ट्रोजन अगर हम देखें तो दो तरह है फीडबैक भेज रहा है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हो। जब यह रैफियन फॉलिकल से रिलीज हुआ था तो इसने इंटीरियर लोब नेगेटिव फीडबैक दिया था, FSH लेवल हो लो करो ताकि मजीद फॉलिकल जो है वो डेवलप ना हो। अब जब ये पहुंचा पोस्ट ओवुलेटरी फेज में और कार्पस ल्यूटियम है जो स्ट्रक्चर है वो डिसइंटीग्रेट हुआ है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन है लेवल जो है वो लो हुआ है। तो अब एस्ट्रोजन है भी लेवल लो हुआ है, तो अब ये भेज रहा है पॉजिटिव फीडबैक कहाँ है FSH जो लेवल है उसे बढ़ाया जाए। इस तरह ये जो ओवरी के अंदर भी चेंजेस आती हैं और साथ साथ ये जो होती है यूट्रस की वॉल में भी चेंजेस आती हैं। तो अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझे हैं जो तब्दीलियां ओवरी के अंदर भी आती हैं और यूट्रस के भी अंदर आती हैं। इस तरह हम ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसे हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज जो होती है इसे हम बोलते हैं जो चेंजेस ओवरी के अंदर आती हैं उन्हें हम बोलते हैं ओवेरियन चेंजेस, यानी हार्मोन की वजह से जो ओवरी के अंदर चेंजेस आती हैं वो ओवेरियन चेंजेस होती हैं, और जो हार्मोन की वजह से यूट्रस के अंदर चेंजेस आती हैं उन्हें हम यूट्राइन चेंजेस बोलते हैं या फिर यूट्राइन साइकिल बोलते हैं। ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल ये दो तरह के चेंजेस आती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। तो ये बेटा इसमें दो तरह की चेंजेस आती हैं, यानी ओवरी के अंदर भी चेंजेस आती हैं ड्यू टू हार्मोन्स और यूट्रस के अंदर भी चेंजेस आती हैं ड्यू टू हार्मोन्स। वो चेंजेस जो यूट्रस के अंदर आए उन्हें हम बोलते हैं यूट्राइन साइकिल, और वो चेंजेस जो ओवरी के अंदर आए उन्हें हम बोलते हैं ओवरियन साइकिल। अब डे 1 से डे 28 के दरमियान में ये जो साइकिल होता है ये हम काउंट करते हैं डे 1 से डे 5 पे। तो हमने 28th डे पे पढ़ा था है लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है। जैसे ही लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है तो इसके साथ स्टिमुलेट हो जाता है FSH की जो स्टिमुलेशन होती है वो हाई हो जाती है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होता है तो यूट्रस के अंदर जो होता है ये शेडिंग का फिनोमिनन स्टार्ट हो जाता है। 28 डे के बाद जो है डे 1 पे ये साइकिल दोबारा रीस्टार्ट होगा। तो उस दौरान ये जो जितनी भी यूट्रस की वाल जो होती है उसकी थिकनेस जो है मोटाई में इजाफा हुआ है और उसके अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं ये सारी टूट जाएंगी, और ये 28 के बाद डे 1 पे जाके ये जो है इस यूट्रस की वाल जो है वो शेड होना शुरू हो जाएगी और डेब्रस मटेरियल जो है वो थ्रू वेजाइना जो है वो बॉडी से रिलीज हो जाएगा, और इस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस फेज में भी हाई लेवल ऑफ FSH होता है, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है। अब डे 5 पे जाके ये दोबारा प्रोलिफरेट करना होता है, यानी इसकी जो वाल होती है उसकी थिकनेस में भी इजाफा होना होता है। और इधर डे 1 पे जैसे ही FSH बढ़ता है ना डे 1 पे, तो ओवरी के अंदर जो ओवा होता है उसकी भी मैचुरेशन होनी शुरू हो जाती है। फॉलिकल सेल जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी oocyte बनता है और प्राइमरी फॉलिकल होता है, उस प्राइमरी फॉलिकल में डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है उसमें डेवलपमेंट होती है, उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। डे 5 पे भी साइज बढ़ता रहता है। अब प्रोलिफरेटिव फेज में आ जाता है। तो प्रोलिफरेटिव फेज में जैसे ही यहाँ पर ये फॉलिकल डेवलप हुआ होता है तो वहां से हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है। जैसे ही हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक भेज देता है, जिसकी वजह से लो लेवल ऑफ FSH होता है। जब लो लेवल ऑफ FSH होता है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है, तो एस्ट्रोजन जो है ये एक तो वास्कुलराइज करता है
और दूसरे नंबर पर एंडोमेट्रियम है जो थिकनेस है उसमें इजाफा करना शुरू कर देता है। अब इसके साथ ही जैसे ही ये हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है, साथ में ही हाई लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन शुरू हो जाती है। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये डे 13 पे जाके अपने अरूज पे होता है, जिसकी वजह से डे 13 और डे 14 के दरमियान में ओवरी में जो फॉलिकल डेवलप हुआ होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये रप्चर होता है और उससे सेकेंडरी oocyte जो होता है वो रिलीज हो जाता है। डे 14 है बाद ये जो हाई लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये मेंटेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्पस ल्यूटियम हो। जब कार्पस ल्यूटियम ये जो ग्राफियन फॉलिकल पहले था, अब ये बन गया है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम दो तरह है हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जब हाई लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है तो इसकी वजह से हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में भी रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे लेवल ऑफ एस्ट्रोजन भी हाई होता है। लेवल ऑफ हाई एस्ट्रोजन की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये ज्यादा से ज्यादा बनना शुरू हो जाती हैं इस फेज में, और इसमें थिकनेस में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है जितनी देर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता रहेगा इस कार्पस ल्यूटियम से एंटीरियर लोब से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता रहेगा, जिसकी वजह से कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता रहेगा। तो इस प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी है वो मेंटेन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये जो लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये डाउन होना शुरू हो जाएगा, साथ में जो ओवरी है अंदर कार्पस ल्यूटियम है, येलोइश बॉडी है, ये टूटना शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो है वो हाई लेवल ऑफ एफएसएच होना शुरू हो जाएगा, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, और कार्पस ल्यूटियम है टूटने की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी लो हो जाएगा, और ये 28 डेज के बाद ये साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगा। और अब ये जो जितने भी ब्लड वेसल्स हैं ये दोबारा टूट गए हैं, एंडोमेट्रियम की वाल जो है ये टूट गए हैं, डिसइंटीग्रेट हो है, दोबारा डे 1 पे ये मेंस्ट्रुअल फेज में चली जाएगी। तो इस तरह ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 28 डेज पर मुश्तमिल होता है और ये साइक्लिक एक्टिविटी होती है। तो अब इसके दौरान दो तरह के हार्मोन्स जो हैं वो एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। ये चार जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम जब पहले 5 दिनों की बात करें तो एफएसएच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है। जब एफएसएच बढ़ता है तो साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है ये लो होता है यहाँ पे। तो एफएसएच बढ़ता है तो ये जो ओवरी है अंदर सेल्स होते हैं, फॉलिकल सेल्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट शुरू करवाता है। जैसे जैसे एफएसएच बढ़ता जाएगा साथ में एलएच भी बढ़ता जाएगा। क्यों? जब बाद में ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पे ओवुलेशन के लिए डे 14 पे एलएच ने ओवुलेशन में मदद देनी होती है। तो जैसे ही यहाँ पे एफएसएच रिलीज होता है इधर से फॉलिकल जो है वो डेवलप होना शुरू करता है। जब ये फॉलिकल डेवलप हो जाता है तो फॉलिकल डेवलप होने के साथ साथ एस्ट्रोजन भी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है जैसे ही प्रोलिफरेटिव फेज में जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। जैसे ही वो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा वो एफएसएच का लेवल लो करेगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे फॉलिकल सेल मैच्योर होता है, डेवलप होता है, मैच्योर होता है, तो उस दौरान ये एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने से ये एफएसएच का लेवल लो होना शुरू हो जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो हाई हो जाता है। अब ये डे 14 पे जाके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन करवाता है। अब
इस दौरान जब ओवुलेशन होती है तो ये जो एस्ट्रोजन है फोलिकुलर सेल जो ग्राफियन फोलिकल एस्ट्रोजन पैदा कर रहा होता है इसका लेवल है डाउन होना शुरू हो जाता है। क्यों है अब जो एस्ट्रोजन पैदा होना है वो बाद में चल है कार्पस ल्यूटियम ने पैदा करना है। इससे पहले जो एस्ट्रोजन पैदा कर रहा था वो ग्राफियन फोलिकल पैदा करता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन पहली दफा नेगेटिव फीडबैक भेजता है एफएसएच रिलीज हो बंद करो। तो उस दौरान ये जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है ये डाउन होता है। क्यों है ग्राफियन फोलिकल जो है वो अब कार्पस ल्यूटियम में चेंज हुआ है। तो इस दौरान एस्ट्रोजन का लेवल लो होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है डे 14 से पहले पहले वैसे ही लो होता है। क्यों इसने प्रेगनेंसी मेंटेन करवानी होती है। क्यों है अभी ओवुलेशन हुई नहीं है तो इसका अभी कोई रोल नहीं है। डे 14 पे जैसे ही ओवुलेशन हो तो इसका लेवल एस्ट्रोजन से भी बढ़ जाएगा। क्यों जो कार्पस ल्यूटियम होती है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में भी जो ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है वो प्रोजेस्टेरॉन करवाती है। क्यों है इसने प्रेगनेंसी ही मेंटेनेंस करवानी होती है। अब कार्पस ल्यूटियम दोबारा एस्ट्रोजन रिलीज करेगी तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन भी रिलीज कर रही है प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज कर रही है। तो प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन हाई होती है तो साथ में ये एफएसएच का लेवल लो करवा देती है। ठीक है क्यों है अब प्रेगनेंसी शुरू होगी और एफएसएच की भी कंसंट्रेशन लो होने शुरू हो जाती है। जब 28 डेज पे पहुंचने के बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होती फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कार्पस ये जो लो लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इसकी वजह से कार्पस ल्यूटियम का जो स्ट्रक्चर होता है ये टूटना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है ये फॉल करना शुरू कर देती है 28 डेज पे। तो 28 डेज पे जाए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कम होगा तो ये फिर से दोबारा से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये यहाँ पे जाए दोबारा मेंस्ट्रुअल फेज में शुरू हो जाएगा डे 1 पे। तो ये इस तरह से इसमें एमसीक्यू आते हैं वो कौन सा हार्मोन है जो 2 पीक्स बनाता है यानी ओवुलेशन से पहले भी और ओवुलेशन है बाद भी ल्यूटियल फेज में। तो एस्ट्रोजन पहली दफा जो है वो ग्राफियन फोलिकल से रिलीज होता है तो ये अपनी पीक पे जाता है। दोबारा ये डाउन होता है दोबारा ये कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है तो ये 2 पीक्स बनाता है। वो कौन सा हार्मोन है जो पहले डे 14 से पहले तो रिलीज ही नहीं होता बाद में रिलीज होता है और वो फिर हाईएस्ट अमाउंट में रिलीज होता है वो प्रोजेस्टेरॉन है। और ये डे 28 पे हर फर्टिलाइजेशन ना हो तो इसके कंसंट्रेशन है डाउन होती है। और वो कौन सा हार्मोन है जो डे 14 पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। जो है डे 14 पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है ओवुलेशन रिलीज ऑफ ओवा। तो यहाँ पर ये रिलीज होता है और ये सबसे ज्यादा होता है। तो अब एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक भेज रहा होता है। ये डे 14 से पहले पहले नेगेटिव फीडबैक भेज रहा होता है ग्राफियन फोलिकल से रिलीज होता है और एफएसएच की कंसंट्रेशन हो डाउन करता है ताकि मजीद फोलिकल जो है वो रिलीज ना हो मजीद फोलिकल जो है वो डेवलप ना हो। जब ओवुलेशन हो जाती है कार्पस ल्यूटियम बन जाता है तो दोबारा कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ जाती है। कौन सा हार्मोन है जो ब्लड वेसल की डेवलपमेंट में और यूट्रस की वाल की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है? एस्ट्रोजन। ठीक है वो कौन से 2 हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम है कलर क्या है? येलोविश बॉडी है। कार्पस ल्यूटियम है दूसरा नाम क्या है? येलोविश बॉडी। इसका कलर येलो कलर का होता है। जो मेच्योर फोलिकल होता है उसका क्या नाम है? ग्राफियन फोलिकल। प्राइमरी oocyte ये बिफोर बर्थ बन चुके होते हैं। ओहोनियम से जो बने होते हैं ये प्राइमरी oocyte बन चुके होते हैं। ये बिफोर प्यूबर्टी कंप्लीट हो चुके हैं।
हर ओवरी के अंदर प्राइमरी oocyte की तादाद कितनी है, 60,000 से 80,000 होते हैं। तो इस तरह ये यूट्रस में भी चेंजेस आती हैं और ओवरीज में भी चेंजेस आती हैं। तो जो 28 डेज के बाद हर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर ये जो इवेंट्स होते हैं ये खत्म हो जाते हैं, फिर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हाई होते हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच जो होते हैं ये कम हो जाते हैं। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं ये बाद में लैक्टोजेन यानी है उधर से मेमोरी ग्लैंड ही डेवलपमेंट भी शुरू करवा देते हैं। मेमोरी जब फीमेल प्रेगनेंसी फेज में चली जाती है तो उससे मेमोरी ग्लैंड्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उसकी ब्रेस्ट जो है वो पहले ही निस्बत डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है अब वो लैक्टोजन प्रोड्यूस करवाना होता है, उसने लैक्टोजन की वजह से मिल्क प्रोडक्शन उसने करवानी होती है। जो है आफ्टर बर्थ जो है वो बेबी ही नरिशमेंट के लिए मिल्क प्रोडक्शन चाहिए तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवा रहा होता है। इस तरह जो है वो मेमोरी ग्लैंड ही जो डेवलपमेंट होती है, मेमोरी ग्लैंड ही जो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होती है उसमें भी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये अपने कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है। तो इस तरह फीमेल ही बॉडी के अंदर जो डिफरेंट हार्मोन्स ही चेंजेस होती हैं उन उस हिसाब से जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है और बेबी ही प्रोडक्शन के लिए अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। अगर किसी भी वजह से यहाँ पर हार्मोन लेवल में इम्बैलेंस हो जाए तो मिस मैरिज का चांस होता है, यहाँ पे फीटस जो होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो इस तरह उम्मीद है मुझे आपको जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आया होगा। अगर आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज।